आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक छोटे से ब्लॉक जयनगर की। जयनगर। वहाँ हाल ही में एक कानूनी जागरूकता शिविर हुआ था। अब सुनने में तो ये एक आम सरकारी कार्यक्रम जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास है वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये न्याय को सीधे उन लोगों के दरवाजे तक ले जाने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश थी, खासकर उन महिलाओं तक जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है। सही बात है। और इस कोशिश के पीछे जो संस्था है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी DLSA, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों पर काम करती है और इनका एक ही मकसद है कि कानून और आम आदमी के बीच जो एक खाई है उसे पाटा जाए। हाँ बिल्कुल, उसी खाई को पाटना है। और जयनगर के शिविर में आप देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर BDO, पुलिस, डॉक्टर सब एक ही मंच पर थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था अब सिर्फ अदालतों से बाहर निकलकर लोगों तक पहुंचना चाहती है। तो आज हम इसी शिविर में हुई बातों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जरूर। समझेंगे कि कैसे वहां महिलाओं के अधिकारों पर, घरेलू हिंसा पर और डायन बिसाई जैसी भयानक कुरीतियों पर खुलकर बात हुई। हमारी कोशिश यही जानने की है कि जमीनी स्तर पर कानून की जागरूकता फैलाना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी भी। हाँ। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ऐसे शिविरों की जरूरत ही क्यों है? मतलब हमारे पास संविधान है, कानून है, फिर लोगों को अलग से क्यों बताना पड़ रहा है? शिविर में एक अधिकारी ने एक बड़ी चुभने वाली बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि संविधान तो सबको जीने का बराबर का हक देता है, लेकिन ये जमीन पर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम और आप अपने हकों को लेकर जागरूक ही नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। कानून किताबों में रह जाते हैं और जिंदगी अपनी पुरानी ढर्रे पर चलती रहती है। DLSA इसी खाई को भरने का काम करता है। अच्छा। और जैसा कि दस्तावेजों से पता चलता है, ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता। अच्छा। DLSA पूरे साल काम करता है। जैसे पारिवारिक विवाद हो गए, जैसे जमीन का झगड़ा, पेंशन का मामला या मोटर एक्सीडेंट का मुआवजा, इन सब के लिए मुफ्त कानूनी सलाह और मध्यस्थता केंद्र चलाए जाते हैं ताकि लोगों को कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। बिल्कुल। मकसद यही है कि छोटी छोटी बातें वहीं सुलझ जाएं। शिविर में एक और अधिकारी ने अपने 5 साल के फील्ड एक्सपीरियंस से एक काफी परेशान करने वाली तस्वीर सामने रखी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि आम लोगों को, खासकर महिलाओं को, ये तक नहीं पता होता कि अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो क्या करें, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या हो। अच्छा। या अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही बच्चे घर से निकाल दें तो उनके पास क्या कानूनी रास्ता है। ये जो जानकारी की कमी है ना, वही उन्हें सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। हाँ। और ये समस्या समाज के सबसे हाशिए पर जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। अब सोचिए, एक महिला जो शायद विधवा है, किसी वंचित समुदाय से आती है, उसके लिए न्याय तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। उसके तो कई अधिकार हमारी सामाजिक परंपराएं ही छीन लेती हैं। कानून की किताब तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। इसीलिए जब न्याय खुद चलकर उनके गांव पहुंचता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में ये बात और भी खास हो जाती है कि इस कार्यक्रम में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थीं। हाँ, ये बहुत जरूरी था। और मुख्य अतिथि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट थीं, वो खुद एक महिला थीं। उन्होंने जिस सीधी और सरल भाषा में बात की वो वाकई असरदार था। कोई भाषण नहीं, एक तरह से बातचीत थी। उन्होंने शुरुआत की जीवन के सबसे पहले अधिकार से, जीने के अधिकार से। हाँ। और इसे उन्होंने बहुत साफ साफ समझाया कि ये अधिकार किसी भी बच्चे को माँ के गर्भ में आते ही मिल जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। उन्होंने साफ कहा कि किसी की मर्जी के खिलाफ या लिंग के आधार पर गर्भपात कराना एक गंभीर अपराध है और अगर ऐसा हो तो तुरंत थाने में आवेदन दें। तो जीने का अधिकार गर्भ से ही शुरू, लेकिन सिर्फ जन्म लेना तो काफी नहीं है, एक स्वस्थ जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। शिविर में स्वास्थ्य के अधिकार पर कैसे बात हुई? हाँ, ये अगला महत्वपूर्ण कदम था। वहाँ साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, ये बहाना नहीं चल सकता कि आप गरीब हैं या किसी खास जाति के हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें मरीज को भर्ती करना ही होगा। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम। और अक्सर अस्पतालों के वो जो मनमाने रवैये का शिकार हो जाते हैं। सही बात है। और स्वास्थ्य के बाद आता है भरण पोषण और शिक्षा का अधिकार, जो एक बच्चे के भविष्य की नींव है। बिल्कुल। कानूनन 18 साल की उम्र तक हर बच्चे को अपने माता पिता से भरण पोषण पाने का पूरा हक है। और एक दिलचस्प बात यह है कि बच्चों को स्कूल भेजना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, ये कानूनी कर्तव्य भी है। हाँ,
ये माता पिता का कानूनी कर्तव्य भी है और इसी कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए सरकार मुफ्त पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सुविधाएं देती है। और इसी बात को समझाने के लिए मजिस्ट्रेट ने अपना खुद का उदाहरण दिया जो बहुत ही शक्तिशाली था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि वे 3 बहनें हैं और तीनों नौकरी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया। वाह! उनका संदेश बहुत साफ था, बेटी को इस काबिल बनाना है कि वो अपना 2 पैसा खुद कमाए, खुद बचाए और अपनी मर्जी से खर्च करे। ये आर्थिक स्वतंत्रता का कितना बड़ा संदेश है। बहुत बड़ा। और इसी के साथ उन्होंने उस पुरानी सोच पर भी चोट की कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, ये भी कहा उन्होंने। उनका कहना था कि अब वो जमाना गया, अब जो मेहनत करेगा उसका बेटा नौकर से राजकुमार भी बन सकता है, और अगर राजा का बेटा मेहनत नहीं करेगा तो वो राजा से नौकर भी बन सकता है। बिल्कुल, ये योग्यता का संदेश था जो ग्रामीण परिवेश में बहुत मायने रखता है। सही बात है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो शायद उस इलाके की सबसे गंभीर और डरावनी सच्चाई है, डायन बिसाही। मजिस्ट्रेट ने इस पर बहुत सीधी बात की। उन्होंने कहा, जब कोई महिला या परिवार मेहनत करके तरक्की करता है तो आस पड़ोस के लोग जलने लगते हैं और उसे डायन कहने लगते हैं। ये एक बहुत ही गहरी सामाजिक आर्थिक समस्या की तरफ इशारा है। उन्होंने साफ किया कि ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि उस परिवार की मेहनत का नतीजा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि एक सर्वे का जिक्र भी हुआ, कि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। तो फिर क्या है? अक्सर अकेली या विधवा महिलाओं को डायन बताकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़पने की ये एक सोची समझी साजिश होती है। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब अंधविश्वास का चोला पहनाकर एक आर्थिक अपराध किया जा रहा है। बिल्कुल, यही हो रहा है। इसीलिए मजिस्ट्रेट ने वहां मौजूद सभी महिलाओं से हाथ उठवाकर एक वादा लिया। कैसा वादा? उन्होंने कहा कि अगर गांव में किसी भी महिला को डायन कहा जाएगा तो वे सब मिलकर तुरंत पुलिस को खबर करेंगी। संदेश साफ था, महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना है, एक दूसरे की ढाल बनना है। ये एक सामुदायिक एकजुटता की अपील थी। हाँ। और यही एकजुटता की बात घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी सामने आई। वहां एक बहुत शक्तिशाली लाइन कही गई, अत्याचार सहना अत्याचार करने के बराबर ही है। हाँ, ये चुप्पी तोड़ने का आह्वान था। और उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी। जैसे? कहा कि महिलाएं इन मुद्दों को अपने स्वयं सहायता समूहों SSGs में उठाएं, थाना दिवस पर अपनी बात रखें। जब हिंसा करने वाले पति को यह पता चलेगा कि उसकी पत्नी अकेली नहीं है, उसके साथ 10 महिलाएं और खड़ी हैं, हाँ, तो उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। ये डर पैदा करना जरूरी है। ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन क्या स्वयं सहायता समूहों के पास वाकई इतनी ताकत होती है कि वे ऐसे मामलों में दखल दे सकें? अक्सर तो परिवार वाले ही मामले को दबा देते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसी का जवाब हमें शिविर की भविष्य की योजनाओं में मिलता है। हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक चुनौती तो है। अभी SSGs का मुख्य फोकस आर्थिक गतिविधियों पर होता है। उन्हें सामाजिक हस्तक्षेप के लिए तैयार करना एक बड़ा कदम है। ये चर्चा सिर्फ युवा महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी। इसमें बुजुर्गों और तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों पर भी बात हुई। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। भारत में बाकायदा एक कानून है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। अच्छा। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से गुजारा भत्ता पाने के कानूनी हकदार हैं। कई बार बच्चे अपने ही माँ बाप को उनकी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। ऐसे मामले तो बहुत सुनने में आते हैं। बहुत। तो ऐसे में ये कानून उनकी मदद कर सकता है और इसकी प्रक्रिया भी काफी तेज होती है। ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सामाजिक उम्मीद नहीं, एक अधिकार है। और तलाकशुदा महिलाओं के बारे में क्या बताया गया? उनके लिए भी कानून में साफ प्रावधान है। अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है तो जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती, उसे अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस पाने का पूरा अधिकार है। ये उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसकी गरिमा के लिए भी। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक और बहुत जरूरी नियम बताया गया गिरफ्तारी को लेकर, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। कानून कहता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, मतलब रात के समय। हाँ, रात के समय किसी भी महिला को एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, अगर बहुत जरूरी हो भी तो महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी अनिवार्य है और मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। ये नियम महिलाओं को पुलिस द्वारा उत्पीड़न से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो ये सब तो हुई अधिकारों की बात, लेकिन इन अधिकारों को हकीकत में बदलने के लिए जमीनी स्तर पर क्या योजना बन रही है? क्योंकि सिर्फ भाषणों से तो बदलाव आता नहीं। बिल्कुल सही जगह पर आए आप। इस शिविर की सबसे अच्छी बात यही थी कि ये सिर्फ क्या करें पर नहीं, बल्कि कैसे करें पर भी केंद्रित था। वहाँ JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की महिलाएं अपने स्टॉल लगाकर स्थानीय उत्पाद बेच रही थीं। ये आर्थिक सशक्तिकरण का एक जीता जागता सबूत था। और सबसे बड़ी घोषणा थी जयनगर में जेंडर रिसोर्स सेंटर खोलने की। ये सुनने में तो काफी बड़ा और औपचारिक लगता है।
इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है न्याय और सहायता का एक स्थायी पता बना देना। ये एक बहुत बड़ी पहल है। कैसे काम करेगा ये? इसके तहत हर स्वयं सहायता समूह में से एक महिला को बदलाव दीदी के रूप में चुना जाएगा। बदलाव दीदी? हाँ, ये बदलाव दीदी अपने समूह और गांव में महिलाओं से जुड़े मुद्दों की पहली संपर्क बिंदु होगी। वो उनकी बात सुनेगी, उन्हें सलाह देगी और मामले को आगे बढ़ाएगी। मतलब एक तरह से हर गांव में एक महिला कानूनी स्वयंसेवक तैयार की जा रही है। बिल्कुल। और ये सिस्टम यही नहीं रुकता, हर गांव में एक बदलाव मंच बनाया जाएगा। बदलाव मंच? हाँ, इसका मकसद है कि छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी समस्याएं गांव के स्तर पर ही सुलझा ली जाएं, ताकि हर बात के लिए पुलिस और कोर्ट का बोझ न बढ़े और लोगों को तुरंत राहत मिले। हाँ, ये एक तरह से पारंपरिक पंचायती व्यवस्था को एक नया, ज्यादा संवेदनशील और संगठित रूप देने जैसा है। ये बदलाव दीदी का कॉन्सेप्ट सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है ना? है भी, लेकिन जैसा आपने पहले पूछा था, इसमें चुनौतियां भी हैं। इन महिलाओं को ट्रेनिंग कौन देगा? क्या उन्हें स्थानीय दबंगों से सुरक्षा मिलेगी? ये सवाल तो है। योजना अच्छी है, पर इसका जमीनी क्रियान्वयन ही इसकी सफलता तय करेगा। इसीलिए इसके लिए एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई जा रही है। समूह स्तर, गांव स्तर और फिर ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी होगी जो निगरानी करेगी। मतलब एक पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। हाँ, ये ऊपर से कानून थोपने की बात नहीं है, बल्कि समुदाय के भीतर से समाधान निकालने की कोशिश है। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये समझ आता है कि जागरूकता ही सशक्तिकरण की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। बिल्कुल। कानून सबके लिए हैं, एक अजन्मे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक। लेकिन ये कानून सिर्फ तभी काम आते हैं जब हम उन्हें जानें, समझें और उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत जुटाएं। और ये शिविर सिर्फ कानूनी जानकारी का एक तरफा प्रसारण नहीं था। वहाँ हेल्थ चेकअप के स्टॉल थे, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल थे। अच्छा। ये पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को आम जनता से जोड़ने की एक कोशिश थी। इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर होता है। लोगों को लगता है कि सरकार और न्यायपालिका सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, उनके दरवाजे तक भी पहुंच रही है। अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। मजिस्ट्रेट ने लोगों से बार बार एक ही अपील की, चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि एक समाज सिर्फ अपने अधिकारों को जानने से आगे बढ़कर उनके लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाने वाला समाज कैसे बनता है? ये बहुत गहरा सवाल है। ये चुप्पी असल में टूटती कैसे है? इसके लिए वाकई में क्या करना पड़ता है? सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने उस पड़ोसी के लिए भी आवाज उठाने के लिए जिसके साथ हम कुछ गलत होता देख रहे हैं।